सकती है विजिबिलिटी। नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। ऐसे में नए शहीद स्मारक क्षेत्र का पीएम ने दौरा किया। असम आंदोलन के शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। 1985 के इस आंदोलन में 860 लोग शहीद हुए थे, उन सभी को उन्होंने याद किया। पीएम नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर है। कल गुवाहाटी में थे और गुवाहाटी में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उन्होंने उद्घाटन किया और अब आज शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, जिनका बयान आ चुका है संघ को लेकर। उन्होंने कहा है कि संघ के जैसा कोई दूसरा संगठन नहीं है, संघ का निर्माण किसी के विरोध में नहीं है। मोहन भागवत ने कहा है कि आरएसएस को लेकर कुछ लोगों में गलत नैरेटिव है और बीजेपी के जरिए संघ को समझना ठीक नहीं है। तो मोहन भागवत ने संघ को लेकर संदेश दिया है कि संघ विशेष है और संघ का निर्माण और आरएसएस को लेकर जो कुछ गलत नैरेटिव लोगों के अंदर है उस धारणा को खत्म करना होगा। संघ का काम अलग है, इसको बीजेपी के जरिए समझना ठीक नहीं है। तो गलती होगी। संघ के जैसा दूसरा संगठन नहीं है और इसलिए संघ को जानना है तो तुलना करते हैं तो गलतफहमी होती है। हम लोग संचालन करते हैं गणवेश में, उसको देखकर अगर आप सोचने लगे कि एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो वो गलत हो जाएगा। इतनी सारी सेवा करते हैं स्वयंसेवक, 1,30,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा प्रकल्प संघ के स्वयंसेवक विभिन्न संगठनों के माध्यम से देश भर में बिना सरकार का पैसा लिए चलाते हैं। अब कोई भी कह सकता है कि संघ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो गलती होगी। संघ के स्वयंसेवक आज विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी है और सत्ता में भी है। इसलिए बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना, तो बहुत बड़ी गलती होगी। और अब बात करेंगे बंगाल की, जहां बंगाल में चुनाव से पहले उबाल है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे बयानबाजियों का दौर भी बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का मामला गर्मा गया है। बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर घमासान जारी है और इसी को लेकर बागेश्वर सरकार ने जोरदार हमला बोला। बाबरी को लेकर जो भी प्लान है बाबा ने सब खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि अगर फिर से बाबरी बनी तो 1992 जैसा हाल होगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बागेश्वर सरकार बाबरी पर हमला जोरदार। बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहे। भारत हिंदू राष्ट्र का संकल्प, बाबा ने बताया विकल्प। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो मुसलमान नहीं रहेंगे, भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो मुसलमान भी रहेंगे और ईसाई भी रहेंगे और बहुत स्वतंत्रता पूर्वक रहेंगे। गजवाए हिंद पर पलटवार, हिंदू एकता की चर्चा जोरदार। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा देश की सनातन संस्कृति को एकजुट करने के लिए, देश की सनातनियों को एकजुट करने के लिए हमने 150 किलोमीटर की 3 राज्यों की पदयात्रा की, जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक थी। मुंबई के अंधेरी में हनुमत कथा के लिए पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को सिरे से खारिज कर दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री बाबरी की नींव रखे जाने की अगले दिन कोलकाता गए और 5 लाख से ज्यादा हिंदुओं के साथ गीता का पाठ कराया था। तो मुंबई से बंगाल की बाबरी पर बाबा ने प्रहार भी कर दिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने साफ कर दिया कि बाबरी बनेगी तो 1992 दोहराया जाएगा। देखिए, बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ठीक 2 दिन बाद हम कोलकाता गए। वहां पर परेड ग्राउंड में एक साथ 5 लाख गीता पाठ का पाठ भी किया और इसलिए हम गए कि हमारा जाना बहुत आवश्यक था। हम किसी भी धार्मिक परंपरा मानने वाले लोगों के खिलाफ नहीं हैं, उन्हें अपनी पूजा पाठ करने का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार है। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद तो संविधान के तहत कोई भी अपनी देवी देवताओं का, किसी भी मजहब का व्यक्ति अपने देवी देवताओं का स्थान बना सकता, लेकिन विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर
यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। 1992 दोहराने के लिए हिंदू तैयार रहेगा। एक तरफ बागेश्वर धाम सरकार ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए विदेशी आक्रांताओं के नाम पर मस्जिद का विरोध किया। बाबा ने कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर अपनी योजना बता दी। बागेश्वर बाबा ने कृष्ण लल्ला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे का नारा देते हुए कहा कि जल्द ही मथुरा में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। देखिए, राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, ये सपना पूरा हो गया। अब तो दूसरा नारा चालू होगा, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। और इसके लिए हम बहुत ही जल्दी श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास हनुमान चालीसा का पाठ करने जाएंगे। और ये पहली बार बोल रहे हैं, अब तक बताया नहीं पर अब बता देते हैं। राम आस्था का विषय है, राजनीतिक एजेंडे के सिर्फ उन्माद फैलाया जा रहा है। राम पर श्रद्धा है तो आपको पूजा करनी चाहिए, नहीं है तो मुंह बंद रखना चाहिए। हम जैसे किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं बोलते। बागेश्वर धाम सरकार ने बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बन रही बाबरी को खारिज कर दिया है। एक तरफ मस्जिद के सहारे हुमायूं कबीर बंगाल में अपनी राजनीतिक पीठ मजबूत करना चाह रहा है, तो वहीं टीएमसी से निलंबित होने के बाद मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी पार्टी बनाकर सत्ता हासिल करना चाहता है। दूसरी ओर बाबा बागेश्वर ने साफ कर दिया है कि अगर बंगाल में बाबर की मस्जिद बनी तो हिंदू फिर से 1992 दोहराने के लिए तैयार है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जनता राष्ट्रवाद का विचार करे। मेरा जीवन हिंदुत्व के लिए समर्पित है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सभी को जगह मिलेगी। बंगाल से लेकर कश्मीर तक हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को जल्द ही मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। पश्चिम बंगाल के बाद आगे बढ़ेंगे। नेपाल में हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या पर प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, नेपाल में हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले नेपाल में भी जेन-ज़ी का प्रदर्शन देखने को मिला था, लेकिन जिस तरह से इस वक्त बांग्लादेश में हिंदू मजदूर की हत्या की गई, उसके बाद से ही अब हिंदुओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है नेपाल में। नेपाल में इस वक्त हिंदुओं ने प्रदर्शन किया है बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ, वहां की सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू मजदूर की हत्या की गई, उसके बाद अब आक्रोश अलग अलग देशों में भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए नेपाल में भी अब लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये देखिए, पोस्टर जलाए जा रहे हैं बांग्लादेश के, ये पेपर लेकर सड़कों पर युवा उतरे हैं। और ये नेपाल की तस्वीर इस वक्त की, एक बार फिर से नेपाल में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में जेन-ज़ी की तरफ से प्रदर्शन किया गया था नेपाल सरकार को लेकर, और जो बांग्लादेश में इस वक्त मोहम्मद यूनुस सरकार है, उसके खिलाफ अब नेपाल में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से हिंदू शख्स की हत्या की गई, उसके बाद से ही यहाँ पर अब हिंदुओं ने मोर्चा खोल दिया है और नेपाल में ये प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। और शेख हसीना के पीएम पद को छोड़ने के बाद, प्रधानमंत्री पद का छोड़ना, उसके बाद से ही हिंदुओं को टारगेट पर लिया जा रहा है बांग्लादेश में। इससे पहले भी जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, काफी ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया। और अब एक बार फिर से बांग्लादेश की धरती पर हिंदुओं को लेकर जो इस वक्त वहां तनाव देखा जा रहा है, ऐसे में नेपाल में बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हिंदुओं का ये विरोध प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन में हिंदू शामिल हुए हैं। उन्होंने बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार को घेरा है। नाराजगी इस वक्त नेपाल में हिंदुओं ने दिखाई है। नेपाल में हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेश की स्थिति को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में जो नौजवान हैं, युवा हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यहां तक कि दुकानों में लूट मचा रखी है, सब्जी से लेकर कपड़े, हर चीज की लूट हो रही है। ठीक वही हाल जो नेपाल में देखने को मिला था जेन-ज़ी के प्रदर्शन में, जो तस्वीरें हमने देखी थी, ठीक वैसे ही बांग्लादेश में भी इस वक्त स्थिति हो रही है, लेकिन इससे ज्यादा भयंकर स्थिति बांग्लादेश की है। पंकज इस वक्त मेरी सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ गई हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए।
नेपाल में अभी हाल ही में जेनजी ने प्रदर्शन किया था पंकज, लेकिन बांग्लादेश को लेकर अब एकजुट नजर आ रहे हैं नेपाल के लोग। नेपाल में हिंदुओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब बिल्कुल नीतू, क्योंकि उस समय पर जब प्रदर्शन हुआ था वो उनका अंदरूनी मामला था, लेकिन जब बात यहाँ पर एक समुदाय की आ रही है उसको लेकर अब पूरे तरीके से यहाँ पर एकजुटता नजर आ रही है। देखा था हमने बीते समय पर भी किस तरीके से एक हिंदू युवक को, यानी कि किस तरीके से उसे पहले पीटा गया है, फिर उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया, उसके बाद किस तरीके से वहां पर नारे लगे। लेकिन अब इसको लेकर चाहे भारत हो या नेपाल हो, दोनों की ही तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया इसको लेकर आ रही है। भारत ने भी कहा है कि अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर अब आगे अगर भारत को लेकर कोई भी अपमानजनक या किसी भी तरीके की गतिविधि वहां पर होती है तो ऐसे में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने हमेशा देखा है बांग्लादेश का साथ भारत ने दिया है। अब अगर हिंदुओं पर इस तरीके से अत्याचार, हिंदुओं पर इस तरीके की बर्बरता होगी तो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि अब नेपाल में, क्योंकि देखिए नीतू यहाँ समझने की जरूरत ये भी है क्योंकि फरवरी में इलेक्शन है नेपाल में, अब अगर इसका असर वहां पर पड़ता है, इसीलिए पहले से ही पूरी तरीके से तैयार ये यहाँ से बड़ा संदेश देने की कोशिश युवाओं की तरफ से कि आप किसी भी समुदाय को इस तरीके से उसके साथ में बर्बरता नहीं कर सकते हैं, चाहे जनसंख्या ज्यादा हो या जनसंख्या कम हो। ठीक है, और वाकई क्योंकि अब अलग अलग देश जो है इस पूरे मामले को लेकर आपत्तियां जताता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है नेपाल के लिए कि नेपाल में स्थिति संभली हुई नहीं है, अभी भी तनाव की स्थिति है और उसके बावजूद बड़ी संख्या में हिंदुओं ने ये प्रदर्शन किया है। तो क्या नेपाल में एक बार फिर से ये मामला और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये आक्रोश, ये प्रदर्शन? देखिए, अगर दूसरी तरफ की बात करें तो इसमें दो पहलू है। एक तो आता है जैसे कि अभी बताया था कि हिंदुओं को लेकर एकजुटता नजर आ रही है। दूसरी तरफ क्या होता है, जब इस तरीके के प्रदर्शन होते हैं तो जो उग्रवादी हैं, जो देश में पूरे तरीके से, हमने पहले भी प्रदर्शन देखा था, अगर वो यहाँ पर किसी भी तरीके की गतिविधि देते तो बिल्कुल ये उग्र होगा, हो सकता है दूसरी तरफ भी ये जा सकता है। लेकिन ऐसे में हालात संभालने की कोशिश जरूर नेपाल को करनी होगी। भले ही बांग्लादेश में स्थिति जो भी हो रही है उस पर हर कोई आक्रोश है, चाहे वो भारत की बात करे या दूसरे देशों की बात करे, लेकिन नेपाल को अपनी स्थिति यहाँ पर थोड़ी जरूर संभालने की कोशिश करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो जो पहले प्रदर्शन हुआ था, जिस तरीके से हंगामा देखा था, वो स्थिति जो है इसकी आड़ में दूसरी जंग जो यहाँ शुरू ना हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए। तो नेपाल में हिंदुओं ने एकजुटता तो दिखाई है लेकिन प्रदर्शन शुरू कर दिया है बांग्लादेश के खिलाफ। आगे बढ़ेंगे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी के तत्वाधान में नरेंद्र नगर के पालिका मैदान में एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्राधिकरण के सचिव आलोक राम त्रिपाठी ने पर्यावरण मित्रों और आम जनमानस को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तरीकों की जानकारी दी और कई कानूनी पहलुओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण का उद्देश्य गरीब, विकलांग, असहाय और निराश्रित लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता देना है। सचिव ने घटते वनों और बिगड़ते पर्यावरण से जीवन पर बढ़ते खतरे को लेकर भी चिंता जाहिर की है, व्यावहारिक उपाय अपनाने पर जोर दिया है। माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पे जो हमारे जनपद न्यायाधीश हैं, हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष महोदय, उनके निर्देश पर यहाँ पे नगर पालिका नरेंद्र नगर के सभागार में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। मुख्य रूप से इस शिविर का उद्देश्य था कि हम जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उसके बारे में हम अपने नगर पालिका के कर्मचारीगण को अवगत कराएं। साथ ही उत्तराखंड में एक जो कानून है प्लास्टिक एंड अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस डिस्पोजल रूल्स एक्ट 2013 का, उसके संबंध में भी थोड़ा सा अवेयरनेस किया जाए। इसके बारे में ये शिविर आयोजित किया गया विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से, जिसमें हमारे नगर पालिका के सभी स्टाफ, हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं, हमारे यहाँ पे जो पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, पर्यावरण मित्रों को मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से धन्यवाद अदा करता हूँ। और साथ के साथ जो अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के संबंध में समस्त कानूनी जानकारी हमारे सचिव साहब के माध्यम से दी गई, जिससे शहर वासियों को जागरूक किया गया, जो उसका मुख्य उद्देश्य था। और साथ के साथ इस संबंध में जो भी कानूनी जानकारियाँ थी उनका बहुत बारीकी से शहर की समस्त जनता को और पर्यावरण मित्रों को भी उनकी जानकारी दी गई। इसलिए मैं पुनः माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ के आदेशों के क्रम में हमारे पर्यावरण मित्र उनको ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के बारे में विस्तृत जानकारी, उस नियम के तहत क्या उनके अधिकार है, क्या उनके कर्तव्य है के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई और उन्हें इस संबंध में अवगत कराया।
उधर छावनी परिषद लंढौर में 2 दिवसीय लंढौर मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष छावनी परिषद सीईओ ने किया है। बता दें कि पिछले 11 सालों से आयोजित ये मेला अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुका है। मेले में पहाड़ी व्यंजन, लोकल आर्ट क्राफ्ट के स्टॉल लगे हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों और छोटे व्यापारियों को मंच देना है। हजारों पर्यटक मेले में पहुंच भी रहे हैं। तो मसूरी में 11 साल से ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो मेला है, ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान इसकी हो चुकी है। स्थानीय उत्पादों को बेचा जा रहा है। लंढौर में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। अध्यक्ष और सीईओ ने इसका शुभारंभ किया है। रुड़की में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए एआरटीओ विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन कर रहे 50 से ज्यादा वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई, जबकि बिना वैध परमिट संचालित 4 टैक्सी वाहन जब्त किए गए। ये सघन अभियान विशेष रूप से स्कूलों में चलाया गया, उसके आसपास चलाया गया, जहां बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। एआरटीओ ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि सभी परिवहन वाहनों का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। विभाग ने चेतावनी दी है कि स्कूल क्षेत्रों में नियम उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई वहीं पर की, केवी के आसपास, बाउंड्री के आसपास ही की। तो इसी कार्रवाई में 50 से अधिक हमने बिना हेलमेट के बच्चों के या अन्य लोगों के चालान किए बाइक्स के, और 3 जुवेनाइल केस यानी कि जो अंडर एज संचालन होता है, 3 ऐसे वाहन हमने बंद किए हैं। और इसके अलावा 4 ऐसे हमने टैक्सी या जो भी गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट वाहन हैं जो कमर्शियल यूज हो रहे थे और जिनकी कंडीशन ख़राब थी, 4 ऐसे वाहन हमने वहाँ पर सीज भी किए हैं। और इस संबंध में ये भी है कि ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। हाँ, अभी कुछ समय के लिए छुट्टी हो गई है उन स्कूलों में, लेकिन अन्य स्कूल जो खुले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चलेगी। और जब उत्तराखंड के सरहदी सीमांत प्रखंड जोरतिरमठ की ग्राम पंचायत लामबगढ़ ने सराहनीय पहल करते हुए अपने क्षेत्र में मदिरा पान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ग्राम पंचायत की पहली खुली बैठक में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मीना चौहान ने ग्रामीणों और युवाओं की मौजूदगी में शपथ दिलाई। इस फैसले के मुताबिक मांगलिक, सामाजिक, सामूहिक कार्यक्रम में शराब परोसना या पीना पूरी तरह से मना होगा। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति और परिवार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी और पंचायत द्वारा निर्धारित दंड लागू होगा। ग्राम प्रधान ने युवाओं और ग्रामीणों से अपील की है कि वो शराब और नशे से दूर रहें और इस सामाजिक कुरीति को जड़ से मिटाने में पंचायत का सहयोग करें। गिरिडीह जिले के चतरोहटिया मोड़ के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर सड़क किनारे बिजली के पोल से जा टकराई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार हादसा तेज गति की वजह से हुआ। थाना प्रभारी ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वाहन इधर से बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी। हाईवा को बताया जा रहा है और इधर से ये ट्रेलर गाड़ी जा रही थी, उसको बचाने के क्रम में ये पोल पे मारा गया। क्या नुकसान, क्या क्षतिग्रस्त यहाँ पे हुआ? अभी तक तो देखने को मिल रहा है कि पूरा पोल और तार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी किसी भी तरह का हताहत होने की समाचार अभी तक नहीं मिल पा रहा है और अभी तो मैं आया हूँ, देख रहा हूँ कि क्या स्थिति बनती है। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना इलाके में एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए महिला पिंक बूथ प्रभारी प्रिया सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरफ्तार आरोपी ने घरेलू हिंसा के मामले में धाराएं न बढ़ाने और आरोपी के परिवार का नाम हटाने को लेकर रिश्वत मांगी थी। मेरे मुकदमे में तो उसके उसी में धारा ना बढ़ाने की, धारा नहीं बढ़ाऊंगी, ये जो धारा बढ़ी है ये घट जाएंगी तुम्हारी, तो तुम्हारे मम्मी पापा का नाम निकल जाएगा। कौन सी धारा लगी थी आप पे? क्या मुकदमा आपके खिलाफ? मुकदमा दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का है। कितने? मैडम का नाम क्या है? मैडम का नाम प्रिया सिंह, उप निरीक्षक प्रिया सिंह। ये जांच करनी थी आपके मुकदमे में? जांच कर रही थी, 12 अक्टूबर का मुकदमा था। अलीगढ़ के गांव सिकंदरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि ये एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया।
हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कलहा कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ कौन सी जगह? मुश्ताक नगर। अच्छा, ये घटना जो हुई है आपकी कहाँ पर हुई है? लखनऊ चौराहे पे। लखनऊ चौराहे पे। कहाँ से आ रहे थे आप? छर्रा से आ रही थी। छर्रा किस काम से आए थे? अपने मिलने वालों से मिलने आए थे। तो ये वापसी में आते समय हुई है? आते में गोबर में से गाड़ी रपट गई। आपके साथ कौन था? मेरा दोस्त था। क्या नाम है उनका? अदनान। उनकी क्या कंडीशन है? मुझे अभी नहीं पता, मेरे पैर में लगी पड़ी। मेरठ में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। देर रात जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शहर के अलग अलग रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने वहां बिस्तर, गद्दे, साफ सफाई, पेयजल और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं एसएसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि भीषण ठंड में कोई भी असहाय व्यक्ति खुले में रात न बिताए। मेरठ शहर में जो रेन बसेरा नगर निगम मेरठ के द्वारा संचालित है, आज हम और एसएसपी साहब, नगर आयुक्त साहब और हमारी पूरी टीम जो है सभी रेन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं। उसमें देख रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है और जो लोग रुके हुए हैं उनको कोई असुविधा तो नहीं हुई है, कोई पैसा तो नहीं ले रहा है। लेकिन सभी लोगों ने पुष्टि की कि कोई भी पैसा की मांग किसी भी केयर टेकर के द्वारा, मैनेजर के द्वारा नहीं की गई है और वहाँ रुकने की समुचित व्यवस्था है। साफ सफाई भी अच्छी है, सीसीटीवी भी क्रियाशील है। कुछ लोगों सभी का आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। तो एक रेन बसेरा जो तिरंगा गेट पे है वहाँ पे एक व्यक्ति मिला जिसका कि आईडी प्रूफ नहीं लिया गया था केयरटेकर द्वारा और उसके छोटे बच्चे थे, इसलिए केयरटेकर ने रुकवा लिया। इस संबंध में एसएसपी साहब ने वहाँ के थाना प्रभारी को और चौकी इंचार्ज को निर्देश दिया कि इसको एक बार वेरीफाई कर लें। हालांकि हम लोगों ने भी वहाँ वेरीफाई किया कि रैन बसेराओं को चेक किया जा रहा है और यहाँ पर आकर जो पुलिस की दृष्टि से मैंने देखा कि सीसीटीवी कैमरा लगे हैं यहाँ पर और जो रजिस्टर्स मेंटेन हो रहे हैं उनमें जो लोग लिखे जा रहे हैं, जो भी रुक रहे हैं उनको लिखा जा रहा है, उनका मोबाइल नंबर, पता वगैरह लिखा जा रहा है। साथ ही साथ मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो भी स्थानीय चौकी व थाने हैं वो ऐसे रैन बसेराओं को आके चेक करें रात में और यहाँ पर जो रात्रि में मैनेजर रुके हैं उनसे वार्ता करें, जो लोग रुके हैं उनका सत्यापन करें और जो सामान वगैरह है उनके साथ में उसको भी चेक कर लें कि उसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु या कोई इस प्रकार की वस्तु ना हो जो आपत्तिजनक हो। सोनभद्र के वार्ड नंबर 10 में चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। देर रात चोर शटर काटकर दुकान के अंदर घुसे और लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारा चोरी हो गया है। किस चीज की दुकान थी? ज्वेलरी शॉप की। कितने का रकम चोरी हुआ होगा आभूषण? करीब 2 लाख 3 लाख मान लीजिए। 3 लाख का। कब हुई घटना, कैसे पता चला? 4 बजे भोर में पता चला। इसका पता लगाया जाए या ठीक किया जाए। पुलिस को सूचना दे दी है? हाँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी